नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी साहित्य की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी गद्यांश की जितनी भी विधाएं रहती हैं उन सब के बारे में जानेंगे, क्या क्या मेन पॉइंट हैं जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो मैं बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए, जो कि 29 अप्रैल को है हरियाणा में। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आपका समय बहुत कीमती है, यही 2 दिन आपने अच्छे वाली रिवीजन कर लेनी है फटाफट से। तो मैं भी एक रिवीजन ही करवा रही हूँ, जिसने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो ये आपके काम आ जाएगी। सबसे पहले हिंदी निबंध का विकास पढ़ेंगे, उसमें भारतेंदु युग को देख लेते हैं। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक पूछा जाए तो फ्रेंच विद्वान मानतेन हो जाएगा। ठीक है, ये नाम आपने याद करना है। अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार पूछा जाए तो लॉर्ड बेकन हो जाएगा। इसके अलावा हिंदी में प्रथम निबंधकार किसे माना जाता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने बालकृष्ण भट्ट को माना है। इसी प्रकार से गणपति चंद्र गुप्त ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को माना है और विश्वनाथ एम.ए. ने सदा सुखलाल को माना है। तो ज़्यादातर जो सर्वमान्य है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मान लिया जाता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी उनको माना है। तो इसके बाद अन्य सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी निबंध का जनक माना है। तो याद रखना, हिंदी निबंध का जनक किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला हमारा पॉइंट है, भारतेंदु के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। तो विद्या के गुरु पूछा जाए तो शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, ये स्टेटमेंट याद रखनी है। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। तो कविता में उनका संस्कार है, गद्य में उनका विचार है, ये कहने वाले हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। ठीक है, किसके बारे में कह रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कुछ प्रमुख निबंध हैं, जिसमें कश्मीर कुसुम हो गया, कालचक्र याद कर लेना। ठीक है, वैद्यनाथ की यात्रा हो गई, लेवी प्राण लेवी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये नाटक आपको ये सामने आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि नाटक किसके द्वारा रचित है, मणिकर्णिका। ठीक है, तो ये चीज़ें एक नज़र आप जरूर देख लेना। भारतेंदु की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, इनको भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। मुसलमानी राज्य है, हैजे का रोग और अंग्रेजी कशई का, ये कहने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बागवां आया गुलिस्तां में के सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया, ये भी उनकी ही सूक्ति है। फिर बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा है, याद रखना है। इनके लिखे हुए कुछ निबंध हैं बालकृष्ण भट्ट के, इम्पोर्टेंट है। संसार महा नाटकशाला है, चंद्रोदय है, प्रेम के बाग का सैलानी। इसके अलावा कालचक्र का चक्र याद रख लेना, प्रतिभा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मेन हैं वो आप एक नज़र जरूर देख लेना। इसके बाद है स्त्रियों और उनकी शिक्षा, ये भी बालकृष्ण भट्ट का ही निबंध है, इसको थोड़ा याद रख लेना। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात करने वाले बालकृष्ण भट्ट जी हैं। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिसन कहा है। ठीक है, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र जी के कुछ निबंध हैं, तो थोड़ा देख लेना। ठीक है, आगे हमारे आ जाते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, नाम इम्पोर्टेंट है ये। इन्होंने कौन सा निबंध लिखा है? नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि ये निबंध किसका है, तो ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं। तो ये बद्री नारायण चौधरी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, आगे भारतेंदु युग के कुछ अन्य निबंधकार है, जैसे लाला श्रीनिवास हो जाएगा। तो उसके बाद राधा चरण गोस्वामी है। राधा चरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा निबंध याद रखना है। अगर ये आपके सामने आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि राधा चरण गोस्वामी का है। ठीक है, उसके बाद द्विवेदी युग आ जाता है। हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है, गद्य प्रबंध कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड वेकन के निबंधों का अनुवाद वेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। तो वेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किसने अनुवाद किया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये किसके निबंधों का है? लॉर्ड वेकन के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। ठीक है, ये याद रखना है, बातों का संग्रह। आगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं, तो आपने एक बार जरूर देख लेने हैं। कालिदास के समय का भारत, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और, दमयंती का चंद्रोपालंब, कोई और, नाट्य शास्त्र हो गया, ठीक है, संपत्ति शास्त्र हो गया, लेखांजलि हो गया। तो जो मेन है कवि और कविता, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रख लेना है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की है। तो ये पॉइंट जितना भी कह दीजिए उतना इम्पोर्टेंट है, केवीएस एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। तो आपने याद रखना है किस शब्द को लेके, अनस्थिरता, ठीक है। आगे है, बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सर्गो नरक ठिकाना नाही, सर्गो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध कुल्लू अलहित नाम से लिखा है। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904-5 में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा था। तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि शिव शंभू का चिट्ठा किसका निबंध है? बाल मुकुंद का। और इसमें किस लॉर्ड के बारे में बात हो रही है? तो लॉर्ड कर्जन के बारे में। ये NCERT की बुक में भी है, इसको ध्यान रखना है। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हैं, ठीक है। फिर आगे अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे हैं। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना है। किसका? अध्यापक पूर्ण सिंह का। अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, नाम है बाल मुकुंद। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये किसके बारे में कहा गया है? अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मतलब कि जो भी है, बाल मुकुंद की उक्ति है, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। तो ये कहने वाले हैं बाल मुकुंद गुप्त। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म और मारेसी माही कुठाव शीर्षक से महत्वपूर्ण निबंध लिखे। कछुआ धर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। उसके बाद द्विवेदी युग के कुछ अन्य निबंधकार हैं, जिसमें हो जाता है माधव प्रसाद मिश्र, इनका जो निबंध है परीक्षा, याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास जी के हैं साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, ठीक है। इसके आगे आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गुंथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है, ये पॉइंट देख लेना। गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनस्थिरता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम की टेंटे निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया है। तो किसका पक्ष लिया है? द्विवेदी जी का। किसने? गोविंद नारायण मिश्र में। तो इस चीज़ की भी थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे शुक्ल युग आ जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। तो ये थोड़ा याद रख लेना। उसके बाद आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि में लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रियों के लिए निकलती रही है, यात्रा के लिए निकलती रही है, बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। तो जो आचार्य शुक्ल हैं, इनके चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, 4 ऐसे इन्होंने संकलन किया है अपने निबंधों का, ठीक है। तो श्रद्धा और भक्ति हो गया, इनके भाव या मनोविकार हो गया, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ये सारे निबंध उनके हैं। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग प्रथम विचार वीथी नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ। फिर आगे याद रखना है कि कविता क्या है। निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में प्रकाशित हुआ था। कौन सा निबंध? कविता क्या है।
आगे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो आचार्य शुक्ल जी द्वारा कहे गए हैं, तो थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना होगा। आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि श्रद्धा और भक्ति के नाम योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। दूसरी स्टेटमेंट है कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। लोभ सामान्योन्मुख होता है, प्रेम विशेषोन्मुख होता है। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है, करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। इसके बाद जो इनकी मेन स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। आगे ये स्टेटमेंट तो हर एग्जाम में पूछी जाती है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्ता अवस्था रस दशा कहलाती है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसके बाद आगे आपने देखने हैं शुक्ल जी के कुछ निबंध हैं, मेरी असफलताएं, ठीक है, मेरी असफलताएं, ये याद रख लेना। और इसके बाद पद्मूलाल पुत्रालाल का पंचमात्र याद रख लेना, ठीक है। आगे तो बस निबंध ही हैं जो आपने याद रखने हैं। शिव पूजन सहाय का कुछ, शिव पूजन सहाय का कुछ निबंध है। जयशंकर प्रसाद जी का निबंध है काव्य और कला तथा अन्य निबंध, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ठीक है। उसके बाद सिया रामचरण गुप्त का झूठा सच है, इम्पोर्टेंट है। महादेवी वर्मा के तो आपको अच्छे से याद रखने हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ हो गया, ठीक है। क्षणदा हो गया, साहित्य की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर, श्रृंखला की कड़ियाँ अच्छे से याद रखना है। संकल्पता, उसके बाद विवेचनात्मक गद, ठीक है। तो ये हो गए महादेवी वर्मा के निबंध। आगे राहुल संस्कृत्यायन के साहित्य निबंधावली, ठीक है। तो हरिशंकर शर्मा के हो गए, एक दो देख लेने हैं। शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है, शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। निराला शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे। फिर शायवादोत्तर युग आ गया, उसमें कुछ निबंध एक दो आपने याद रखने हैं, जैसे पांडे वेचन शर्मा का बुढ़ापा और गाली। हरिवंश राय बच्चन के याद रखने हैं नए पुराने झरोखे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी कि कौन सा निबंध किसका है। नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ हरिवंश राय बच्चन जी का निबंध है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नंद दुलारे वाजपेयी, इनके हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ठीक है। आगे आ जाते हैं ललित निबंध में कौन कौन से आते हैं। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। तो व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इनके कुछ निबंध हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इनकी रचना दी हुई और निबंध दिए हुए हैं। अशोक के फूल हो गया, कल्पलता हो गया, ठीक है। इसके बाद विचार और वितर्क हो गया, विचार प्रवाह हो गया, कुटुज, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कुटुज, आलोक पर्व, ठीक है। ये तो संग्रह हैं, आगे इसमें निबंध हैं वो भी आपने थोड़े से देख लेने हैं। वही अशोक के फूल हो गया। इसके अलावा एक कुत्ता और एक मैना इम्पोर्टेंट है। मेरी जन्मभूमि, शिरीष का फूल, देवदारू, आत्म दान का संदेशवाहक, वसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। फिर राम वृक्ष वेणीपुरी ललित निबंधकार हैं, तो पता होना चाहिए कि राम वृक्ष वेणीपुरी ललित निबंधकार हैं। इनके निबंध आपने गेहूं और गुलाब याद रखना है। बंदे वाणी विनायको, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे, इनके निबंध भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। आगे इतना कुछ नहीं है। हाँ, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध है चितवन की शाह, ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे हमारा आ जाता है विचार या चिंतन प्रदान निबंध। इसमें रामधारी सिंह दिनकर के एक दो निबंध हैं। मिट्टी की ओर हो गया, अर्धनारीश्वर हो गया, अच्छे से याद रखना। रेती के फूल याद रखना है, वट पीपल याद रखना है, और अगेय का त्रिशंकु बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिशंकु को आपने याद रखना है। रामविलास शर्मा का प्रगति और परंपरा, रामविलास शर्मा का प्रगति और परंपरा है। उसके बाद अमृतलाल नागर का साहित्य और संस्कृति,
साहित्य और संस्कृति। निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद हिंदी आलोचना आ गई। निबंध का इतना हमने पढ़ लिया, अब आ गई हिंदी आलोचना। क्योंकि आपको हिंदी गद्यांश की रचनाएं विधाएं पढ़नी हैं, तो उसमें आलोचना आ गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदुकृत नाटक 1883 को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर बचन सिंह ने लिखा है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। डॉक्टर बचन सिंह ने किसे माना है? भट्ट जी को। डॉक्टर बचन सिंह के बारे में हमेशा प्रश्न बन जाता है कि इसने किसको क्या माना है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है। ठीक है, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। व्यवहारिक आलोचना का सीधे सीधे से प्रश्न बनेंगे। व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक वांगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की है। आगे सन 1886 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास कृत संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बनी में आलोचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब से ने ही किया है। फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पदम सिंह को माना जाता है। तुलनात्मक आलोचना ये महत्वपूर्ण है, का जनक कौन माना जाता है? पदम सिंह को माना जाता है। सर्वप्रथम सन 1907 ईस्वी में सरस्वती में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की थी। सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की थी। उसके बाद यहाँ पर आपने एक पॉइंट देखना है, हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े के विहारी विवाद को प्रारंभ किया था। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया था, तो ये याद रखना है। ठीक है, और देव बड़े के बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक हैं, किस किस ने भाग लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ आलोचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समलोचनादर्श शीर्षक से किया है। समलोचनादर्श शीर्षक से किया है। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना गया है। उसके बाद सन 1921 में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया है। ठीक है, तो इतना आपने याद रख लेना है। सन 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के लिए हुई थी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गनिर्देशन में पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा था। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद निबंध को माना जाता है, तो ये आपने याद रखनी है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र की कुछ आलोचनात्मक कृतियां हैं। गोस्वामी तुलसीदास, जयसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार और रसमीमांसा। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। ठीक है, आगे रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया। तो विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत देने वाले कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के क्षेत्र में। ठीक है, आगे जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। तो इसको छोड़ो। सुमित्रानंदन पंत को प्रथम छायावादी कवि हैं।
जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी है। तो जो सुमित्रानंदन पंत हैं वो पहले छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी है। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आगे पंत की कुछ अन्य आलोचनाएं हैं। गद्य पद्य हो गया, शिल्प और दर्शन हो गया, छायावाद पुनर्मूल्यांकन हो गया। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है कि कविता परिवेश की पुकार है। कविता परिवेश की पुकार है, कहने वाले कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ कौन कौन सी हैं? रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव। ठीक है, पंत और पल्लव ही याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो आगे आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक हैं, तो यहाँ पर इसको छोड़ो। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक कहा जाता है। रसवादी आलोचक पूछा जाए तो डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे। फिर नगेंद्र की ही प्रमुख कुछ आलोचनात्मक कृतियां हैं, कौन कौन सी हैं? सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन। साकेत एक अध्ययन इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है। राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति। ठीक है, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, ये एक आलोचना है। साकेत एक अध्ययन है, देवर उनकी कविता है, सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक रूप में जाना जाता है, तो इतना याद रख लेना। द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख आलोचनाएं हैं। सूर साहित्य होगा, हिंदी साहित्य की भूमिका होगी, ये तो आपने अच्छे से याद रख लेनी। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित्य योजना, तो ये काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हिंदी आलोचना में इलाचंद्र जोशी को मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक माना जाता है। मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? हमारे इलाचंद्र जोशी को। ठीक है, नेक्स्ट है मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान है, बस ये नाम ही याद रख लेना है। शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शीर्षक निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया गया है, तो इतनी चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद मुक्तिबोध का पूछी जाए आलोचना तो कामायनी एक पुनर्विचार, ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अमृत राय की नई समीक्षा हो जाएगा। फिर आत्मकथा, आत्मकथा आ गई। आत्मकथा भी एक गद्य विधा है। सन 1641 में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। सन 1641 में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। सन 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकथा को हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा पूछी जाए तो मेरी आत्मकथा किसकी है? बाबू श्याम सुंदर दास की है। ठीक है, उसके बाद कुछ आत्मकथाएं हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। रामविलास शुक्ल की मैं क्रांतिकारी कैसे बना, भवानी दयाल सन्यासी की प्रवासी की कहानी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है मेरी आत्म कहानी, राहुल सांकृत्यायन की है मेरी जीवन यात्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा हो गई। वियोगी हरि की इंपॉर्टेंट है मेरा जीवन प्रवाह, हरिभाव उपाध्याय की साधना के पथ पर, अंबिका दत्त व्यास की निज वृतांत, स्वामी श्रद्धानंद की। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आत्मकथाएं याद रखनी है। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज। ठीक है, नाम ही याद रखना है, जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज ने सन 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई थी। ममता कालिया की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए सन 2012 में को 12 का सीता पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये हो गया। मन्नू भंडारी की याद रखनी है कली यह भी, प्रभा खेतान के अन्य से अनन्य, हम पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, फिर मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी है। उसके बाद आपने यशपाल का देख लेना, सिंहावलोकन आ जाए, प्रथम द्वितीय तृतीय। ठीक है, तो शिव पूजन सहाय की आत्मकथा मेरा जीवन है, रामविलास शर्मा की घर की बात,
और हरिवंश राय बच्चन की इम्पोर्टेंट है, पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण और विसेरे से दूर। ठीक है, आगे आ जाता है विष्णु चंद्र शर्मा ने सन 1984 ईस्वी में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। विष्णु चंद्र शर्मा ने। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने सन 1970 में निराला की आत्मकथा लिखी। ठीक है, उसके बाद रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। दलित आत्मकथा सन 1995 में प्रकाशित मोहनदास नैमिष राय कृत अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। उसके बाद यात्रा साहित्य आ जाता है। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से ही माना जाता है। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है, भारतेंदु की है। मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षकों से यात्रा वृत्तांतों की रचना की है। हिंदी में लिखे प्रमुख यात्रा वृत्तांत हो गए दामोदर शास्त्री की मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा, देवी प्रसाद खत्री की रामेश्वर यात्रा। ठीक है, इसको छोड़ो। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की आपने याद रखनी हमारी जापान यात्रा। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन की इम्पोर्टेंट है यात्रा मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। इसके बाद घुमक्कड़ शास्त्र हो गया, चीन में कम्यून हो गया, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, तो ये चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी की इम्पोर्टेंट है, पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सचिदानंद हीरानंद बादशाह अगे, अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, मोहन राकेश की आखिरी चट्टानों तक। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। रामधारी सिंह दिनकर की मेरी यात्राएं, धर्मवीर भारती की आपने याद रखनी यादें यूरोप की यात्रा चक्र, ठेले पर हिमालय इम्पोर्टेंट है, ठेले पर हिमालय। उसके बाद आ जाता है कृष्णनाथ की स्फीतियों में बारिश, किन्नर धर्मलोक, लद्दाख में राग विराग इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है हमारा मंगलेश डबराल, ये एक एनसीईआरटी में इनकी रचना है, लिबर्टी के देश में। ठीक है, उसके बाद आगे अपने नरेश मेहता की याद रखना है, कितना अकेला आकाश। ठीक है, रेखा चित्र आ गए। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी प्राय है। हिंदी में लिखे प्रमुख रेखा चित्र कौन कौन से हैं, पहले तो महादेवी वर्मा के याद रखने हैं। हेलो, हाँ जी, फ़ोन आ गया था, तो अब हम देख रहे थे रेखा चित्र को। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। तो महादेवी वर्मा जी के अतीत के चलचित्र हो गए, स्मृति की रेखाएं हो गई, मेरा परिवार हो गया। ठीक है, उसके बाद श्री राम शर्मा का याद रखना है, बोलती प्रतिमाएं, प्रतिमा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर प्रकाश चंद्र गुप्त का मिट्टी के पुतले, और राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। उसके बाद बनारसी दास चतुर्वेदी की आपने याद रखनी है, सेतु बंद, दीप जले शंख बजे। उसके बाद ये है कन्हैयालाल मिश्र की। फिर कृष्णा सोबती की याद रखनी है, हम हशमत। उसके बाद उपेंद्र अश्क की है रेखाएं और चित्र। ठीक है, रेखा चित्र है उनका। विष्णु प्रभाकर का कुछ शब्द कुछ रेखाएं। नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी का समय के पाँव। ठीक है, तो महादेवी के संस्मरणों रेखा चित्रों का अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को के लिए किया गया था, श्रीवास्तव ने इसका किया था अनुवाद, महादेवी वर्मा के संस्मरणों रेखा चित्रों का। उसके बाद संस्मरण के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पूछा जाए तो पदम सिंह शर्मा है। इनकी प्रमुख रचना है पद्म पराग, सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो पद्म सिंह शर्मा के पद पराग, प्रबंध मंजरी, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी 30 दिन, मालवीय जी के साथ, बनारसी दास चतुर्वेदी के है हमारे आराध्य। उसके बाद महादेवी वर्मा का याद रखना है, पथ के साथी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन का बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ।
आगे आ जाते हैं विष्णु प्रभाकर के जाने अनजाने, यादों की शाम में, तो ये चीज़ें इतनी सी याद रख लेनी है। कन्हैयालाल मिश्र का जिंदगी मुस्काई, ठीक है। तो उसके बाद है काका कालेलकर का गांधी संस्मरण और विचार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेखा चित्र भी। उसके बाद गद्य काव्य आ जाता है। श्रीयुत राय कृष्णदास को हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है। हिंदी में गद्य काव्य लेखन की प्रेरणा रविंद्रनाथ के गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से मिली थी। बस ये पॉइंट आपने याद रख लेना है। उसके बाद रिपोतार्ज आ जाता है। रिपोतार्ज काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिपोतार्ज फ्रांसीसी शब्द है, पहले तो बात तो आपको यही याद रखनी है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था, ठीक है। रिपोतार्ज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनवर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोतार्ज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपा पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज माना जाता है। तो प्रथम रिपोतार्ज लक्ष्मीपुरा, ठीक है। उसके बाद रिपोतार्ज शैली में चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज की यात्रा, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन है, ठीक है। शिवदान सिंह चौहान के कुछ रिपोतार्ज हैं। लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, और रांगी राघव का आपने याद रखना है तूफानों के बीच। उसके बाद धर्मवीर भारती का याद रखना युद्ध यात्रा 1972, ठीक है। चंडी प्रसाद सिंह का युवराज की यात्रा। उसके बाद आ जाता है साक्षात्कार। हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी माने जाते हैं। ये बस यही याद रख लेना है कि साक्षात्कार के जो प्रवर्तक हैं बनारसीदास चतुर्वेदी माने जाते हैं। इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक वेणी माधव कृत कवि दर्शन है, ठीक है। तो आगे डायरी आ गई। डायरी में हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी से माना जाता है। तो बस दो नाम याद रखने, राम शर्मा की है ये सेवाग्राम की डायरी। ये डायरियाँ तो आपने सभी की याद रखनी है। घनश्याम दास वेडला की डायरी के पन्ने, धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज डायरी, सुंदरलाल त्रिपाठी की दैनंदिनी, सिया रामचंद्र गुप्त की दैनिकी, उपेंद्र अश की ज़्यादा अपनी कम पराई, हरिवंश राय बच्चन जी की डायरी है प्रवासी की डायरी, रामधारी सिंह दिनकर की डायरी है दिनकर की डायरी, रघुवीर सहाय की दिल्ली मेरा प्रदेश, राजेंद्र अवस्थी की है सैलानी की डायरी, मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है मोहन राकेश की डायरी, ठीक है। तो ये डायरियाँ सभी एक बार देख लेनी है। फिर आ गई हिंदी पत्रिका मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, कोई ना कोई प्रश्न बन सकता है। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंडेय 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई, कौन सी पत्रिका? प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंडेय हो गई, 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई, कानपुर से प्रकाशित हुई, ठीक है। कानपुर निवासी जुगल किशोर थे और उन्होंने संपादन किया, प्रकाशित हुई कलकत्ता से। उदंत मार्तंडेय में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंडेय के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण श्याम सुंदर के संपादकत्व में निकला है। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र था। हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका मतवाला थी, ठीक है। तो ये कुछ पत्रिकाओं के नाम हैं। क्या प्रकार था उनका, कहाँ से प्रकाशित हुई थी, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने जरूर देख लेना है। उदंत मार्तंडेय जुगल किशोर संपादक और वर्ष 1826 साप्ताहिक पत्रिका थी। उसके बाद बंगदूत मार्तंडेय, ये भी साप्ताहिक थी, ठीक है। फिर आ जाता है प्रजा हितैषी, राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक थे और ये आगरा से प्रकाशित हुई। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। उसके बाद बाल बोधिनी, ये एक मासिक पत्रिका थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हिंदी प्रदीप, ये बालकृष्ण भट्ट का है, मासिक थी ये भी। तो ये सारी एक नज़र आपने देख लेनी है जो इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है। पीयूष पर्वा अंबिका दास व्यास की है, ठीक है। तो उसके बाद मित्र विलास पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका है। हिंदुस्तान 1885 में
काला कांकर से प्रकाशित होने लगा। सरस्वती प्रथमतम काशी से प्रकाशित होती है, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसका संपादन श्याम सुंदर दास थे संपादक, तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट आनंद भरे। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रजा हितैषी का प्रकाशन वर्ष संवत 1919 और ईस्वी पूछा है तो 1861 माना है, जबकि अन्य विद्वानों ने इसका प्रकाशन वर्ष 1855 माना है। फिर आगे कुछ समाचार पत्र दिए हुए हैं। चंद्रदम शर्मा गुलेरी के संपादन में, समालोचक अभ्युदय मदन मोहन मालवीय के संपादन में। ठीक है। उसके बाद इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त मासिक पत्र था ये समाचार पत्र। मनोरंजन प्रताप, तो ये सारे एक नज़र देख लेने हैं। ठीक है। जागरण हो गया, कर्मवीर हो गया, माखनलाल चतुर्वेदी जी इसके संपादक थे, साप्ताहिक पत्र था ये। भारत मित्र, उसके बाद मतवाला पत्र का मोटो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था, जो निम्न है, आमिये गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला। तो इसका मोटो लिखने वाले थे हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है। तो ये कुछ आगे आपने देख लेने हैं। चांद पत्रिका का प्रकाशन सन 1923 में रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हरदेश के संपादन में मासिक पत्रिका के रूप में होने लगा था। ठीक है। तो ये 1939 से 2000 बीच के पत्र हैं। प्रतीक अगे का रुपाव इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत ने इसका संपादन किया। कल्पना हो गया, धर्मयुग हो गया, आलोचना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बस आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है इसको एक बार। दिनमान रघुवीर सहाय की हो गई। ठीक है। हंस राजेंद्र यादव का हो गया। नया खून मुक्तिबोध का हो गया। फिर समकालीन पत्रिका आ गई। ठीक है। इसके बाद कुछ दलित पत्रिकाएं हैं। दलित पत्रिकाओं की शुरुआत मराठी में 1 जनवरी 1899 से दीनबंधु से मानी जाती हैं। इसका संपादन ज्योतिबा फूले करती थी। दलित पत्रिका का संपादन ही बस याद रख लेना है। ठीक है। हिंदी दलित पत्रकारिता की शुरुआत अम्बेडकर के जनता पत्र से मानी जाती है। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर के कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं। मूक नायक हो गया, बहिष्कृत भारत हो गया, समता हो गया, जनता हो गया, ये चारों ही याद रखनी है। रघुनंदन प्रसाद की दलित मित्र हो गई। तो भीमराव अम्बेडकर जनता पत्रिका को सन 1956 ईस्वी से प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित करने लगे थे। तो जो भी आपकी हिंदी गद्य की विधाएं रह रही थी वो मेन चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। 1-2 क्वेश्चन अगर आए तो आ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।